Hello friends, good evening. This is my YouTube channel Study with Vishu. I welcome you all. दोस्तों ये चैनल मैंने चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम्स के लिए डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीआरटी एग्ज़ाम्स के लिए बनाया है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, एमसीक्यू सीरीज़ मिलेंगी। आज हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आपको अच्छे कंटेंट्स भी, एक क्वालिटी कंटेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको डिफरेंट जो टाइम टू टाइम जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे उन सभी के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनके सॉल्यूशंस वगैरह भी मिलेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम जो हमारी साइंस के एमसीक्यू की सीरीज़ है, पीआरटी के लिए स्पेशली बहुत बेनिफिशियल रहने वाली ये सीरीज़, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स इस सीरीज़ के अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है दोस्तों? ए सेल वॉल, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम्स, डी न्यूक्लियस। So right answer is option number B, mitochondria. Now move on to second question. The kitchen of the cell is called cell wall, nucleus, vacuoles, plastids. तो kitchen of cell किसको कहा जाता है दोस्तों? plastids को कहा जाता है. Now we move on to third question. Third question is the functional unit of life is called. Functional unit of life किसको कहा जाता है? तो हम सभी को पता है दोस्तों, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? हमारी बॉडी की सेल। सबसे बेसिक यूनिट है सेल हमारी बॉडी की, जिसका एक स्ट्रक्चर बता सकते हैं हम और फंक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट किसमें फाउंड किया जाता है बेटा? किसमें मिलता है? प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो क्लोरोप्लास्ट हमें सभी को पता है, ग्रीन लीव्स जो होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली बात है किसके अंदर मिलेगा? प्लांट सेल के अंदर सिर्फ, ठीक है। और एनिमल सेल में ऐसा कौन सा है जो प्लांट सेल में नहीं मिलता? तो जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। और प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये डिफरेंस हमें सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल इज। कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल क्या है? न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, ऑल ऑफ दिस है। तो जैसे हमारे पास कंट्रोल यूनिट क्या है? ब्रेन है, वैसे ही सेल के पास कंट्रोल यूनिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। जिनके अंदर एक सेल होता है जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? यूनिसेलुलर। बी ऑप्शन है मल्टी सेलुलर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है। मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोस्तों जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टी मीन्स मैनी और सेल मीन्स सेल, बहुत सारे सेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज टिश्यू इज ए। टिश्यू क्या है दोस्तों? एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल इज डिस्कवर्ड बाय। सेल की इन्वेंशन दोस्तों किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की इन्वेंशन की थी, और कब की थी दोस्तों? 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द सेल कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप्स आर। जो सेल अपनी शेप चेंज कर सकते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? अमीबा सेल, डब्ल्यूबीसी, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंस एग इज ए। हैंस का जो बेटा जो मुर्गियों का एग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और सेल। तो राइट आंसर इज सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टिक वायर इज। प्लास्टिक वायर क्या होती है दोस्तों? प्लास्टिक वायर होती है एक इंसुलेटर, कंडक्टर, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज इंसुलेटर। जिसके अंदर इंसुलेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर करंट पास न हो सके, और कंडक्टर इसके रिवर्स जिनके अंदर करंट पास हो सके। तो प्लास्टिक वायर के अंदर करंट पास नहीं हो सकता, इसलिए क्या है? एक इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, हीटिंग, फिजिकल। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? किसी भी मेटल के ऊपर एक डिजायर्ड प्लेटिंग करना, दूसरे किसी मेटलिक सब्सटेंस की प्लेटिंग करना, ताकि उसको फर्दर रस्टिंग ना हो, कोरोजन ना हो, जंग वगैरह ना लगे। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है दोस्तों? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिंग कॉमन सॉल्ट टू डिस्टिल वाटर मेक्स इट। कॉमन सॉल्ट के अंदर नमक को पानी के अंदर मिलाना। डिस्टिल वाटर क्या होता है दोस्तों? डिस्टिल वाटर वो होता है जिसके अंदर आयंस वगैरह, सॉल्ट वगैरह की प्रेजेंस नहीं होती। तो अगर हम डिस्टिल वाटर के अंदर सॉल्ट मिला देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? गुड कंडक्टर, इंसुलेटर, नो, बोथ एंड बी। बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गुड कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एन इलेक्ट्रोलाइट इज, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है दोस्तों? एक मेटल, एक सॉल्यूशन, एक लिक्विड दैट कंडक्ट करंट्स, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट, ऐसा लिक्विड जो कि करंट को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कॉपर वायर इज ए, कॉपर वायर क्या है दोस्तों? एक गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, या फिर बोथ ए एंड बी है? तो हम सभी को पता है जितनी भी वायर्स हमारे घरों में मोस्टली यूज होती है वो किस चीज़ की होती है? कॉपर की। इसलिए कॉपर क्या है? एक गुड कंडक्टर। पुअर कंडक्टर्स क्या है दोस्तों? प्लास्टिक, क्लॉथ्स, वुड, ऑल ऑफ दिस। तो तीनों ही क्या हमारे पास दोस्तों? पुअर कंडक्टर्स हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिल वाटर। अभी बताया दोस्तों डिस्टिल वाटर क्या होता है? जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होते। तो जिसके अंदर आयंस वगैरह सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक पुअर कंडक्टर हो जाएगा, ना कि गुड कंडक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना क्या कहलाता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की क्या है दोस्तों? करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में फ्लो करेगा। आगे बात समझ में, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं तो करंट हमेशा राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। आगे बात समझ में, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस चीज़ में काम आती है दोस्तों? अभी बताया मैंने, रस्टिंग के अंदर। रस्ट जंग वगैरह नहीं लगने देती, उसको फर्दर किसी मेटल को खराब नहीं होने देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 20th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोस ड्यू टू, इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो क्यों करता है? केमिकल इफेक्ट से, मैग्नेटिक इफेक्ट से, हीटिंग इफेक्ट से, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। हीटिंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही जो हमारी जो आयरन होती है घरों में, ये सभी चीज़ें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, वाटर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, मैन मेड, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, वाटर क्या हमें नेचर से मिलता है इसलिए नेचुरल सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कोल बर्न्स इन एयर, देन कोल्स को, कोयले को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है, सी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है दोस्तों? CO2। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है दोस्तों? CO, कैपिटल C और कैपिटल O। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो जैसे हम छोड़ते रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जब मान लो जैसे कोयले को जलाया गया तो कौन सी गैस रिलीज होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर वो अच्छे से जल नहीं पाएगा, उसका कंबशन कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। कई बार हम क्या करते हैं, रात में सर्दियों के टाइम क्या करते हैं, लकड़ी को जला के अंदर रख लेते हैं उसके अंगारे, लेकिन वो लकड़ी अच्छी सी तरह से जली नहीं होती, फिर भी उसका कंबशन होता रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी गैस रिलीज होती है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज क्या है बेटा? एक सभी बहुत ही पॉइजनस गैस होती है जो कि हमारी सांस के अंदर जाके हमारी सांस को ब्लॉक कर सकती है। तो हमें सर्दियों में रात के टाइम रूम क्लोज करके ये अंगारे वगैरह नहीं रखने चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? कोल बर्न्स इन एयर, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म। जब कंप्लीट कॉम्बशन होगा ना दोस्तों उसका, तो कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज रिलीज होगी। लेकिन कोल का अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो हम कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म। ओके, क्लियर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कोल, चारकोल, कोक, ऑल ऑफ दिस। तो हमें पता है सभी प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है दोस्तों? कोक, ठीक है। कोलतार कंटेन्स अबाउट, कोक जो कोलतार होते हैं उसके अंदर कितने सब्सटेंस होते हैं? ऑलमोस्ट 200 के अराउंड ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों? सी इज द करेक्ट आंसर, 200 सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑयल वेल, सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ पे खुदाई की गई थी दोस्तों? उसकी USA के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। आज दोस्तों हम थोड़े से कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम अपना लेवल भी इंक्रीज कर देंगे। आज इसीलिए करें कुछ बेसिक क्वेश्चन ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो अंडरस्टैंडिंग करने में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज PCRA स्टैंड्स फॉर पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल इज, इन चारों में से फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल कौन सा है? तो दोस्तों हमें फॉसिल फ्यूल पहले पता होनी चाहिए कौन से होते हैं, जो टाइम के साथ, जो एक तरह से एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं, टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन हम विद इन 100 ऑफ ईयर उसको खत्म करते जा रहे हैं, 1000 ऑफ ईयर में। इसलिए एक तरह से क्या हो गया? फॉसिल फ्यूल हो गया। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? कार भी आदमी ने बनाई, बस भी,
पानी आदमी ने नहीं बनाया, पार्क भी आदमी नहीं बनाया एक तरह से, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स, इनमें से कौन सा मैन मेड रिसोर्स है? एयर, वाटर, सॉइल, पार्क्स, इनमें से किसको आदमी ने बनाया? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पार्क्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फॉर कोल तार, कोल तार से इनमें से क्या मिलता है? पेट्रोल, नो, कोक, नो, एयर, नेपथलीन बॉल्स। तो डी इज द ऑप्शन, नेपथलीन बॉल्स। नेपथलीन बॉल्स क्या होती हैं दोस्तों? एक सब्लिमेबल सब्सटेंस हैं जिनको अगर हम ओपन में रख देते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती हैं। आ रहे समझ में? तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस ऐसा होता है दोस्तों, प्रोसेस जिसके अंदर जो कोई भी सब्सटेंस होता है डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको सब्लिमेबल सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे हमारे घर में कपूर जोत होती है, कपूर की गोलियां होती हैं दोस्तों, डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में आ जाती हैं, डायरेक्ट गैस में, क्योंकि लिक्विड की स्टेट में न आना, तो एक तरह से नेपथलीन बॉल्स भी उसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है दोस्तों? पुल, पुश और बोथ। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 31 का सी इज द करेक्ट आंसर। पुश और पुल, किसी चीज को खींचना और धक्का देना, दोनों ही फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन, मोशन क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज का अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग और टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करना। ठीक है, तो इसमें दोनों ही केस ठीक है दोस्तों, 32 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय, किसी फोर्स की स्ट्रेंथ किस में मेजर की जाती है? मैग्नीट्यूड। और इसकी फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों? सभी ध्यान रखेंगे, न्यूटन जो एक साइंटिस्ट था उसके नाम पे इसकी यूनिट रखी गई थी, इसलिए फोर्स की यूनिट को क्या कहा जाता है? न्यूटन। और इसकी स्ट्रेंथ किस में एक्सप्रेस होती है दोस्तों? मैग्नीट्यूड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज कॉल्ड, दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्सिंग एक्टिंग ऑन टू फोर्सेज, इसका बताइए दोस्तों, जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो दूसरे को, सामने से आप पुश कर रहे हो, इधर से मैं पुश कर रहा हूं, तो नेट फोर्स क्या आएगा दोस्तों उसमें? तो उसमें आएगा दोनों का डिफरेंस। आगे बात समझ में, मान लो इधर से मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, उधर से आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना है दोस्तों? तो उसका डिफरेंस 20 - 5 इज 15 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट, बोथ एंड बी। तो दोस्तों हमें पता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट को किसी भी चीज़ को टच हुए बिना भी वो चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, तो कॉन्टैक्ट में आए बिना ही मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट अपना प्रभाव दिखा सकती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं? फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो वो चेंज कब हो सकता है? क्या क्या चेंज क्या उसका इफेक्ट हो सकता है? तो वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप, स्पीड, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, मान लो एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, सामने से किसी ने बॉल को स्ट्राइक किया, इधर से अगर हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो दूसरी डायरेक्शन मूव हो जाती है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? शेप, बैलून की शेप हम फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं। स्पीड को, जैसे हम बॉल का ये एग्जांपल है, स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव्स और फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड, कोई भी फ्रूट वगैरह है धरती पे क्यों नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? तो न्यूटन ने इसके बारे में बताया था, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी की वजह से ही कोई भी चीज़ है अर्थ की तरफ गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द यूनिवर्स। तो सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है दोस्तों यूनिवर्स के अंदर? वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूनिवर्स से रिलेटेड ही है, सबसे नियरेस्ट प्लेनेट सन के कौन से है? नेपच्यून, मार्स, मरकरी, अर्थ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मरकरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट द सेंटेंस। फ्रिक्शन ऑलवेज, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है दोस्तों? मान लो हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो दोस्तों वो क्या करेगा? अपोजिट द मोशन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि हमेशा मोशन को रोक कर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, विच वन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डज ए स्मूथ सरफेस हैज, इनमें से स्मूथ सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो दोस्तों स्मूथ सरफेस का और फ्रिक्शन का रिलेशन समझा देता हूँ एक बार आपको। क्या होता है, मान लो कोई भी अगर एक रोड है, मान लो लेवल रोड है, बिल्कुल स्मूथ रोड है, अगर उसके ऊपर हम बाइक, स्कूटी, गाड़ी, साइकिल कोई भी चीज़ चलाएंगे तो वो आसानी से चल पाएगी ना।
तो वो क्या, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ नहीं है, उसका फ्रिक्शन कम हो गया है। और जब इरेगुलरिटीज़ आ जाएंगी, अगर गड्ढे वगैरह आएंगे रोड के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बाइक स्कूटी गाड़ी की कम हो जाएगी। तो इसलिए स्मूथ सरफेस का क्या होता है दोस्तों, कम फ्रिक्शन फोर्स होता है, इसलिए हम आसानी से चीज़ चला पाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखे हैं। 43 क्वेश्चन क्या है, फ्रिक्शन इज ए, फ्रिक्शन क्या है दोस्तों, एक कॉन्टैक्ट है, नॉन कॉन्टैक्ट। हाँ सिंपल सी बात है, जब दो चीज़ कॉन्टैक्ट में आएंगी तभी फ्रिक्शन फोर्स लग पाएगा। तो इसका 43 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं दोस्तों, टाइम टू टाइम जैसे हम मशीनरी के अंदर बाइक स्कूटी की सर्विसिंग वगैरह करवाते हैं, तो वो किस लिए करवाई जाती है, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके दोस्तों, और हमारे जो व्हीकल है वो इजीली मूव कर सके। तो लुब्रिकेंट्स का काम क्या है, डिक्रीज फ्रिक्शन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, फ्लूइड्स आर, फ्लूइड क्या है, गैसेज एंड लिक्विड्स हैं, गैसेज एंड लिक्विड बोथ। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ही गैसेज एंड लिक्विड, दोनों ही फ्लूइड्स हमारे पास होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखे हैं, ऑन व्हाट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड। फ्रिक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, स्मूथनेस के ऊपर, रफनेस के ऊपर, इंक्लिनेशन और ऑल ऑफ द अबव। तो स्मूथनेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, स्मूथ अगर सरफेस होगा तो दोस्तों कम हो जाएगा फ्रिक्शन, रफनेस अगर ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इंक्लिनेशन क्या होता है दोस्तों, झुकाव होना। मान लो हम किसी ब्रिज के ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं तो क्या होता है, स्पीड ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस है, तिरछा सरफेस है, और उस पर हमेशा फ्रिक्शन कम रहेगा। तीनों ही केस के अंदर फ्रिक्शन डिपेंड कर रहे हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज ए, फ्रिक्शन क्या है दोस्तों, ए विल भी है, एक फो भी है, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है। लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं दोस्तों, अभी बताया मैंने ऊपर आपको, क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारे पास, लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं आज के। टाइम टू टाइम दोस्तों आपको ऐसी सीरीज़ मिलती रहेंगी, और मैं कोशिश करूँगा इन द नेक्स्ट जो भी वीडियोस डाले जाएंगे आपको और अच्छा कंटेंट मिले। ये हमने थोड़ा सा बेसिक लेवल उठा के चला ताकि सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ पैरेलल चल सकें और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा सकें। और दोस्तों ये पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, टाइम के साथ आप इनकी रिवीजन करोगे मेरे साथ तो फॉर श्योर आपका पीआरटी के अंदर साइंस का पोर्शन, और हम धीरे धीरे और सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करेंगे, तो ये क्वेश्चंस फॉर श्योर आपका 3-4 जो है इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, इसके अंदर आपको साइंस की भी, मैथ की भी, तो डिफरेंट चीज़ों की प्रैक्टिस करवा के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास 49, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन। रोलिंग फ्रिक्शन किससे कम होता है दोस्तों, स्लाइडिंग से, स्टैटिक से, फ्लूइड से, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी, तीनों से कम होता है दोस्तों ये, ठीक है। द शेप ऑफ द एरोप्लेन इज लाइक, एरोप्लेन की शेप कैसी होती है दोस्तों, बर्ड की तरह, कार की तरह, डॉग या ऑल की तरह, तो ये बर्ड की तरह। सो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी। आज हमने वीडियो में 50 MCQ करे हैं साइंस के। आगे हम धीरे धीरे और क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद विशु। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।